you have probably heard about the red light area from the movies, or you have read something or something. You have heard about the red light area from people who are not from the red light area. So things can be false and that cannot be true at all. So I feel it's our duty, people who are from the red light area, to know, just put the actual picture out there. So if you are coming from outside, of course you'll feel uncomfortable, but me being a daughter of sex worker, me being raised and born there, I think it is one of the safest place for me on the earth. So मेरा नाम श्रद्धा है और मैं मुंबई में ही पली बड़ी हूँ। मुंबई के एक रेड लाइट एरिया में, कमाटीपुरा के बाजू में ही है, पिल हाउस करके। मेरा नाम कविता है और मेरा बचपन, या मैं पली बड़ी हूँ मुंबई में जैसे जो एरिया में हम लोग पले बड़े उसको बोलते हैं पिल हाउस, जो और कमाटीपुरा के करीब भी है। हम एरिया में रहते थे बट कभी ऐसे क्या चल रहा है वो नहीं समझ में आता था। जब हम बहुत छोटे थे, स्कूल जाते थे, बट ऐसा होता था हमारे एक रिस्ट्रिक्शंस होते थे। मेरे डैड बोलते थे कि ये टाइम पे घर से बाहर नहीं निकलने का, रात जैसे ही थोड़ा लाइक अंधेरा होना तो अभी घर से बाहर नहीं, अगर जाना है तो किसी के साथ ही जाना है, अदरवाइज़ अकेले नहीं जाना है, क्योंकि तभी एक्चुअल काम स्टार्ट होता था ना शाम में। तो मुझे समझ में तो नहीं आता था, मैं रहती तो थी वहाँ पर, बट ऐसा होता था कि पर्दा लगा दिया। ऐसे मैंने बोला ना, एक रूम में 4 बेड है, तो वहीं पर ही सेक्स वर्क भी होता है, तो पर्दा लगा देते थे। कोई आदमी आता था, पर्दा लगा, मेरे को तो इतना आइडिया भी नहीं था कि क्या चल रहा है अंदर। मैं तो तभी सोचती भी नहीं थी, लाइक इतना ध्यान नहीं देती थी मैं। Imagine sex workers from all the other states, like literally Nepal, Bangladesh, everyone is there and you get to eat all kinds of food. So that was, I think, my favorite part of the community. मेरा गांव में सर्कस गिरा था। मेरे को बचपन में से डांस का बहुत पसंद था और डांस में मैं जाको खेलना नाचना सभी मैं करती थी। वो उसमें एक लेडी ने आई, मेरे को सर्कस देखने के लिए वो लेडी आई, मेरे से बातचीत करने। सर्कस में मैं 3 महीना काम किया। वो लेडी मेरे से बात करने लगी। फिर वो लेडी मेरे को बोली, आप इधर ही काम करते हैं क्या? मम्मी पापा कहाँ हैं? मुझे पूछी। मैं बोला मेरा मम्मी पापा नहीं है, लेकिन उनके पास मैं नहीं जाती हूँ, ऐसे बोले। फिर वो उसी टाइम मेरा उम्र 8 साल की। 8 साल से मैं बहुत परेशान, बहुत तकलीफ़ में 8 साल में रही। 8 साल के बाद फिर वो लेडी ने मेरे से बात करने लगी। फिर 8 साल में फिर वो लेडी मेरे को बात करी, तुम्हारा मम्मी नहीं तो मैं माँ बनूँगा, मेरे साथ में रह गए क्या? मैं बोला ठीक है, माँ का प्यार तो मेरे को मेन चाहिए। बचपन में से माँ का प्यार नहीं मिला, वो हिसाब से मैं माँ का प्यार मैं ढूंढी, अगर वो भी मेरे को इतना दिया। और उसके घर पे 1 साल से उसके पास रही मैं। 1 साल के बाद में फिर वो ला कर सीधा 9 साल 8 साल उधर रहा। 1 साल उसके पास रहा, 9 साल में ला कर बम्बई में कामाटीपुरा में बेचे गया, मेरे को बेच दिया। फिर उसमें थोड़े दिन काम किया, फिर मेरे को नहीं हो रहा था, मैं किससे हेल्प मांग रहा था, भागने के लिए कोशिश किया था। कोई भी जो हमारे पास आने वाला इंसान को हम बताते, हमको यहाँ से जाने क्या है, हमको थोड़ा हेल्प करेगा क्या? वो लोग कुछ जगह जो रूम वाली की बोल को, और रूम वाली हमको मारना, डांटना, पीटना, ये सभी बहुत ही प्रॉब्लम रहा। फिर अचानक तो मेरे साथ में एक आदमी आया था। मेरे को जो रूम वाली मारने था, वो आदमी सामने बैठा था, वो मेरे को देख रहा था, क्यों ये लड़की को ऐसा मार रहे, ये कर रहे। रूम वाली उसके डांटी, फिर वो आदमी ने मेरे को हेल्प किया। फिर यहाँ से लेके गया मेरे को वो रूम के अंदर, मैं 6 लड़की की बचाई। I'll tell you the first house that I was in when I was in school with my mom and dad. So we just have a long room with 10 beds in the room and you just have 1 bed to your family. So literally 10 family living in 1 room. तो स्कूल जाते हुए भी मतलब मेरी बहन के साथ मोस्टली मैं जाती थी, मेरी बहन और मेरे फ्रेंड्स के साथ। बट कभी ऐसा हो जाता था मेरे को अकेले जाना है, तो मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि लोग हैं ना ऐसे पीछा करते हैं, लाइक लिटरली पीछा करते हैं आदमी लोग, कहाँ तक मैं जा रही हूँ। तो और मैं छोटी हूँ, तो वो बहुत डर लगता था कि अरे कहाँ, किससे हेल्प भी मांगूँ मैं, कहाँ जाऊँ मैं। तो वो डर से ही चलना पड़ता था हम लोग को।
लाइक एक डर हो हमेशा रहता, घर से बाहर निकले कि नहीं वो डर रहता था, अरे अभी कौन पीछे आएगा, कौन कैसे देखेगा, कौन कहाँ हाथ लगा देगा, इतना संभल के हमको चलना पड़ता था। अगर झगड़ा भी हुआ है कभी तो आई हैव हर्ड माई अंकल शाउटिंग एट आंटी सेइंग कि तेरा क्या, तू तो लिटरली रंडी है और तू और 10 लोगों के साथ घूमने वाली है। एंड आई एम लाइक, if you really know what your partner is doing, so you have no right to, you know, talk to her like that. But because sex work is just seen in a way which is not respectable way, and just because, and sex हमारे community में sex work stigmatized है because sex stigmatized है. You are not allowed to have sex, you know, sex is not seen as a normal thing at all. हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते. अगर शादी से पहले किसी लड़के जाके सेक्स कर सकते, लड़कियां सेक्स नहीं कर सकती शादी के बिना. तो that is also we are attaching a woman's identity to her virginity. Like how messed up world is that? And whereas a man can go do whatever he wants, there's a difference between sex trafficking and sex work. So people often confuse that sex trafficking is obviously shouldn't be legal, and it's not right where people force the other person to work as a sex worker. But sex work on the other hand can be a choice. People can do. My mom decided to do sex work because she wanted to do. She could see that there's a scope of money there. सेक्स वर्कर्स अपने बच्चे लोग को एट दी एंड में यही धंधे पे ही लगा देंगे, बट वो ट्रू नहीं है. जहाँ तक हम रहे हैं वहाँ पर और हमने देखा है, हमें पता है कि वहाँ की माएँ कैसी है, कितनी प्रोटेक्टिव है हमें लेकर. जो मुझे जिन्होंने लाइक बचपन से देखा है वो भी सेक्स वर्क थी, तो उसका क्या है मेरे से लाइक रिलेशनशिप, कुछ नहीं है. जस्ट हम बाजू में रहते हैं बोल के उन्होंने मुझे बचपन से पाला है. कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं है हमारा, कुछ भी ऐसा नहीं है. बट वो माँ की तरह पालना एंड वो केयर, वो सब लाइक हर मम्मियों में मैंने देखा है. हमको अगर कुछ रास्ते पे चलते चलते कुछ हो गया ना तो आंटी लोग डर के मारे हमारे पास आ जाते थे पूछने के लिए कि क्या हुआ बेटा, क्या. अगर कोई हमको छेड़ भी रहा है तो फिर वो लोग लाइक आते फटाक से कि ये तू हमारी बेटी है, किसी का भी बेटी कुछ भी हो, बट वो लोग आएंगे बस बोलने के लिए हमारी बेटी है, तुम इनको इसको ऐसे क्यों कर रहे हो, उनको भगा देते फिर लाइक. और मुझे उन्होंने पाला है. लाइक कौन करता है आजकल की दुनिया में, जबकि वो खुद ऐसे सिचुएशन में रह रही है जहाँ पर वो भी कमा के अपना लाइक कितना ही कमाते होंगे वो भी. जो मुझे वो पूरा मेरा एजुकेशन बोलो, मेरा पढ़ाई, मेरे मॉम डैड अफोर्ड नहीं कर पाते थे मुझे, मेरा पढ़ाई, मेरा कपड़ा, ये वो जो भी बुक्स खरीदना, बट मेरा सब कुछ उन्होंने ही किया है. Yeah, I do remember I was in, I guess, 6th or 7th standard, and one of my friend, he actually told me, I don't know, my mom used to get ready and she used to go out, and that happened after. So when my dad and mom met, tabhi my mom stopped working, and when my dad fall ill by the end of his time, I think that's when my mom started working. So 10 साल के लिए तो my mom wasn't a sex worker and I didn't know. It was just like any other people who are living in the red light area but not working as sex worker. So my mom was one of that. But when she started working, I was in school, I remember, and one of my friend told me that I saw your mom standing there. And I didn't know how to process it. I mean, because I have, you know, all my aunties and everyone working as a sex worker. So when I got to know, I was shocked a bit, but I wasn't, you know, I didn't neglect it. I was like, okay, she is a sex worker. It was difficult to process because she was my mother. But at the end, I think I have made my peace with it. It was not a big deal for me. Because at the same time I know what is the condition of my house, that my dad can't earn and I have two older brothers, so someone has to earn in the family, and that was my mother. So yeah, I'm very proud of her actually. तो जब भी हम छोटे थे तो इतना समझ में नहीं आता था, क्योंकि दूसरे रोड जैसा हमारा रोड नहीं दिखता था. जब हम स्कूल जाते थे तो रोड अलग थे, जब हम वहाँ पे रहते थे तो बहुत सारे आंटीज़ खड़े होते थे रोड पर, कोई टैक्सी के पास टेक कर खड़े हैं, कोई टेम्पो के पास है, कोई बाइक के ऊपर बैठा है, कोई वाटर टैंक वाले जो ट्रक होती है उस पे है, और वो कलरफुल कपड़े पहनते थे,
काफ़ी रेडी रहते थे। नॉर्मल क्या है ये तो अभी तक किसी को पता नहीं है, पर जो भी नॉर्मल है हम भी वहीं पे वैसे ही पले बड़े, खाने को मिलता था, छत था, आराम से सोने को मिलता था, बहुत खेलने को मिलता था क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे, क्योंकि इतने आंटीज़ है, सबके बच्चे थे। फेस्टिवल बहुत अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट करते थे क्योंकि हर अलग अलग कल्चर्स के लोग थे। तो गणेश चतुर्थी आ गया तो गणेश उत्सव मना रहे हम, ईद आ गई तो शीरकुरमा मिल जाती थी, उसके बाद में बिरयानी मिल जाती थी, बकरा ईद है तो बकरे का गोश्त मिल जाता था, और दिवाली आ गई तो दिवाली सब मिलके बॉम्ब फोड़ रहे हैं, पटाखा फोड़ रहे हैं। तो वो चीज़ का कभी कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ। एक तो हमने बहुत इन्जॉय किया, मेरे को ऐसा लगता है। तो पहले तो एक बात ओवर द इयर्स एक तो ये समझ में आया कि हम लोगों का इतना सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में पॉपुलेशन है, क्यों? कोई यहाँ पे सेक्स नहीं करता, राइट? और हमको उसके बारे में डिस्कस नहीं करना। सेक्स वर्क को वर्क नहीं माना जाता, ठीक है? वो आपसे छीन के नहीं खा रहे, पहली बात, वो कमा रहे हैं। जैसे कि हम लोगों के प्ले में एक डायलॉग है, वो दिमाग बेच के कमाती है, मैं शरीर बेच के कमाती हूँ, राइट? तो काम है कि नहीं? और सेक्स कौन नहीं करता इस दुनिया में, बराबर है? तो हमको उनको उसको गंदी नज़र से क्यों देखना है, राइट? वी ऑल एंजॉय सेक्स, तो उसको गंदा क्यों करना है, उसको गंदा क्यों बोलना है, बराबर है? और ना तो वो आपका छीन के कुछ खा रहे हैं, ठीक है? वो अपने बच्चे को, अपने आप को, अपने फैमिली को, उनको अच्छा अपॉर्चुनिटी, जो भी अच्छा सिस्टम में है वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला इसके लिए, और उनके पास में चॉइसेस भी नहीं था, ठीक है? जैसे मैंने बोला, कितने लोगों को तो हम क्लोजली जानते हैं जो 9 साल की उम्र में बेचे गए हैं, उनके पास आप क्या बोलते हो कि क्या चॉइस है? जो 12 की उम्र से 13 की उम्र से जैसे उनको प्यूबर्टी हिट होता है, वो तब से सेक्स वर्क शुरू करते हैं, उनको आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि आप गलत काम कर रहे हो? It's lack of education and awareness in sex workers. Like most of the sex workers को लगता है कि sex work legal भी नहीं है इंडिया में. So people don't know कि sex work is one of the oldest profession in the world, and इंडिया में तो it's been there since forever and it has been legal. But what is not legal is solicitation. Basically, if you cannot go and ask for sex, but of course you know there's a red light area, so you can go and pay money and have sex there. But at the end, yeah, because sex workers don't know about their right, about their awareness, there are people like police officer who can, you know, put a false case on a sex worker if she is asking for money, basically, which is her basic right. It is, you know, if you are using someone's work, you need to pay them. So because of the power dynamic and because of lack of awareness, so sex workers are really facing all kind of consequences. ऑलरेडी आप बड़े हो, यू नो, आप प्यूबर्टी हिट करिए, आपको सब कुछ समझ आ रहा है, और आप अभी यू स्टार्ट हाइडिंग थिंग्स, राइट? यू डोंट वांट टू टेल पीपल दैट यू लिव इन दिस एरिया बिकॉज पीपल विल लुक इट यू इन अ डिफरेंट वे, राइट? दे विल ट्रीट यू डिफरेंट। तो काफ़ी फ्रेंड्स लोगों को नहीं पता था कि मैं कहाँ पे रहती हूँ। जितने क्लोज फ्रेंड्स भी थे उनको भी नहीं पता था कि मैं कहाँ पे रहती थी। पर कोई ऐसे ग्रुप के फ्रेंड्स थे जो हम लोग बस में आते जाते थे स्कूल से, तो और मेरा क्लासमेट था और मेरे से एक जूनियर एक लड़का था, वो 8th स्टैंडर्ड में था। तो वो लोग मुझे एक बार कुछ तो जोक हो गया, पता नहीं उन लोगों के अंदर कोई जोक चल रहा था, और एरिया मतलब औरत लोगों को, आंटी लोगों को देख के ही वो लोग कुछ जोक करते थे, और उस वक्त वो लोग कुछ बोलने लगे आईपीएल करके, ठीक है? तो और वो लोग मुझे चिढ़ाने लग गए आईपीएल, और मैं थोड़ा सा गुंडी टाइप थी उस वक्त, तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। तो मैंने बोला कि अगर दोबारा बोला ना तो मुंह फोड़ दूँगी, या तो मैं टीचर को बता दूँगी, या तो फिर मैंने बातचीत करना बंद कर दिया। तो तब ये सारी चीज़ें मतलब अफेक्ट करने लग गई कि अरे इनको पता चल गया कि मैं कहाँ रहती हूँ, और ये सही नहीं है। बहुत टाइम तक तो मुझे भी नहीं पता था कि ये सही है या गलत है,
कभी किसी ने बताया नहीं कि यहाँ पे रहना गलत बात है या सही बात है, ठीक है। पर ये बाहर से हमको पता चलने लग गया, अंदर रह के कभी गलत नहीं लगा, पर बाहर वालों के व्यू पॉइंट से हम लोगों को जीना पड़ा, मुझे जीना पड़ा कि ये उनको नहीं बताना है, क्योंकि फिर वो लोग मेरे दोस्त नहीं रहेंगे। आई हैव लिव लाइक पहले जब मैं वहाँ पे रहती थी तो मुझे वो लाइफ नॉर्मल लगता था. I didn't know what are the privilege to have your own bathroom or anything at all. But when I moved to Kranti, life literally changed. Kranti showed, I think, not even normal life. I have lived privileged life all these years because of Kranti. उसके बाद when I used to go back to my community, sleep in the room where my mom stayed, I knew that I want to move out of this because it's not moving out of the red light area, but it's having a better lifestyle that every human being deserves. And yeah, I think it's very sad because in our area हमें पता ही नहीं है कि हमारे इंडिया के पास कितना पैसा, नॉर्मल लाइफ क्या होता है, what are the privileges that you get, because we are trained to live in a condition which is not so well, and that has affected me a lot. मुझे पहले से लगता था कि हाँ रेड लाइट एरिया में हम हैं तो यही लाइफ होती है, यही लाइफ सबको डिज़र्व करना चाहिए. एंड आई हैव बिन इन क्रांति सिंस like 12 years now, and Kranti is an organization which works with daughters of sex workers and girls who are born and brought up in Mumbai's red light area. My mother was a sex worker 12 years back, that's how I ended up at Kranti. But yeah, Kranti is a shelter home where we all stayed together, and Kranti helps us with our education, therapy. क्रांति में आने के बाद में जो हम लोगों को एजुकेशन का मतलब पता चला कि एजुकेशन इज जस्ट नॉट रीडिंग बुक्स, राइट. क्रांति, रॉबिन ऑल्सो यूज्ड टू रन अ स्कूल फॉर अस. इन हाउस स्कूल चलता था हमारा, जहाँ पे वी यूज्ड टू लिसन टू सॉन्ग्स, यू नो, social justice songs, and then to analyze what you understood and what do you think, what is your perspective, what do you want to give it to the society. So Monday music, Tuesday TED Talks, then Worldly Wednesday, so we used to read news and discuss about it. So it was a very like a close circle to discuss and to learn from each other. So that I enjoyed, you know, we all enjoyed, and it was lot of fun क्योंकि क्विज होता था, गेम होता था. सो इट वाज नॉट बोरिंग, राइट, कि टीचर आ रही है, टीचर इज जस्ट रीडिंग द बुक और राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड यू कॉपी इट, तुमको रटना है और एग्जाम. सो दैट आई नेवर एंजॉयड, इवन नाउ आई डोंट एंजॉय. फिर मेरे से नहीं हो रहा था. फिर मैं बोला मैं दूसरे के लिए मदद कर रहे, लेकिन मेरे बच्चे लोग के लिए मैं क्यों नहीं मदद कर सकती. मैं दूसरे के लिए मैं कमा को वही सबको दियो, लेकिन मेरी औलाद भूखा रहे थे, मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा था. फिर बच्चे लोग लाई मुंबई, फिर मुंबई लाई, फिर भी उसी एरिया पे जाने के लिए मेरे को हिम्मत नहीं हो रहा था. फिर मैं ऐसे चौपाटी में गई, फिर बच्चे लोग को उठा कर पानी में डाल डालूँ. मैं मुंबई के अंदर 3 बच्चे को लाई, बड़ी बेटी को नहीं लाई, 3 बच्चे को लाई. दरिया में गई, मैं बोला पानी में डाल डाल. मरी लाइन में ऐसे ही बैठी बैठे मेरे याद आएगा मेरा लाइफ क्या हो रहा है, क्या है, कुछ पता नहीं मुझे, इतना ये नहीं हो रहा था. फिर मैं बोला बच्चे लोग उठा को मैं पानी में डाल डालूँ, पानी में दरिया में उठा के फेंको. जो मरी लाइन में बैठा था, पानी में डाले तो बच्चा मर जाएगा ना. ये सोच कर मैं बच्चे लोग को पानी में डालने के लिए रेडी हो गई. अभी मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहे, अभी नहीं होएगा. फिर बच्चे लोग को पानी में डालने गई. पहले एक लड़की को उठा को पानी में डालने गई, फिर मेरा दिल नहीं मान रहा था. अरे मेरे बच्चे लोग को पानी में डाले तो सांप काटेगा, बिच्छू काटेगा, अभी मेरे को नहीं हो रहे, नहीं, फिर कैसा भी हम जीऊँगा. फिर उसी जगह पे मैं जो कमेटी पर में रूम पूछने के लिए गया, कोई रूम नहीं दिया कि उन लोग एक छोटा रूम रहता है, किसके भी बच्चे लोग रखे तो प्रॉब्लम होता है, कोई नहीं देता है. फिर ऐसे बच्चे लोग मैं रोड पर सुलाती थी, उठती थी, फिर काम करती थी. फिर कोई मेरे को मदद किया, बच्चे लोग को बहुत तकलीफ उठाती है, उसको कोई तो रूम दे. फिर ऐसे ही मेरे को रूम मिल गया, फिर बच्चे लोग उधर रखने लगी. हाँ, अपना आप करके एक एंजॉय है. ये पहला प्यारना में डाली, प्यारना में आपको मेरा बच्चे लोग को कंप्लेंट करना, रोना धोना. हाँ, बच्चे लोग अम्मा एक साबुन में 50 लोग नहाते, हमको खुजली हो रहे, ऐसा करके बच्चे लोग रोना शुरू करे. फिर बच्चे लोग
तकलीफ हुई तो मेरा बर्दाश्त नहीं हुआ तो बच्चे लोग उधर से भी निकाल डाली। फिर दूसरे जो एक किधर बहुत लंबा है वो नाम नहीं आता है मुझे, पहले डाली उधर भी सब बच्चे लोग डांस कर रहे नाच रहे। मेरा बच्चा देखो मेरी छोटी बेटी तो बाथरूम में जाकर रोती रहती, कुछ बोलती भी नहीं, ऐसा छोटी बेटी बाथरूम में बैठ कर रोती रहती, क्या होगा माँ तो। फिर मेरा दूसरी लड़की बोली माँ तुम बहुत रो रही बाथरूम में, फिर ऐसा सब बताई मेरे को। फिर उधर से भी निकाली, फिर उधर से भी निकाल कर मैं अपना जगह पर रखी, फिर अपना आप एक जो है उधर डाली। उधर डालने के बाद में फिर वो लोग बोला अपना क्रांति कर को एंजॉय है, लेकिन क्रांति में मैं डालने के टाइम कोई बच्चा नहीं था, सिर्फ 2 बच्चा था, एक पिंकी एक माया कर को, 2 ही बच्चा था। फिर तीसरा मेरा बच्चा था और क्रांति वहाँ से शुरू हो गया। We struggled a lot with mainstream education because people just weren't interested in admitting these girls to their schools. I would call and I would speak in my American accent saying, oh, I have a child, I want to admit to your school. Yes, yes, madam, come, please. As soon as we go there with the child, they're like, oh, sorry, Sumaya is Sheikh? No, we don't have any openings. You know, so I struggled with that for so many years. And then finally I was like, screw all this. I'm gonna start my own school. I had to think very clearly about what this curriculum is going to look like because we have kids from the ages of 12 to 20. The girls speak 5 to 6, 10 different languages within our house. We had a girl who's deaf and mute. We had girls with severe mental health issues, girls who are cutting themselves regularly, girls who are on medication for psychosis, can't necessarily wake up for class every day, etc., etc. And so I had to basically think through how are we going to create a classroom where everyone is on the same level, regardless of your education level, regardless of, you know, some of the girls have studied to 1st and 2nd, some of the girls have studied through 10th, and you just, you know, how do you mix and match and create something that's going to fit everyone? We have many of our girls have become the first girls from a red light area in all of India to ever study abroad, to get degrees. Some of our girls have gotten scholarships to some of the top institutions in India. So it's just proof of the fact that if you're willing to invest, every single child on this planet is capable of accomplishing extraordinary things. I guess I'll share one story about somebody in particular. Zarina, you interviewed her, right? So Zarina one time she was in Mumbai and one of the girls' mothers had passed away and I was traveling. So I actually called her and I said like, hey Zarina, can you look into this? Can you figure out, you know, make some arrangement or whatever? Because the girls have often told me that sometimes when sex workers die and they have no family, their bodies just tossed out on the street for the BMC to come and pick up, like dead dogs basically. So I called this woman, Zarina, and I said, hey, can you make sure that this woman's body is taken care of? And I didn't know when I, you know, would be back in Mumbai. So she called me and she says to me something that I will never forget in my life because I think of my, you know, like we think of ourselves like, oh, I'm a social worker, oh, I help people, oh, I'm very kind and generous, whatever. We think we're so generous when we give 2 rupees to somebody on the street, right? And this woman says, you know, I promise you that I will sleep with as many people as I have to in order to make sure that every woman who dies here has a proper cremation or burial. Right? And for all of us who think of ourselves as so generous, do we have that kind of generosity? Do we have that kind of courage or that kind of compassion or that kind of love? To be able to sleep with as many people as it takes to pay for the cremation or burial of a stranger, a person you've never met.